आप लोगों ने आंदोलन क्या स्वेच्छा से खत्म कर दिया या किसी तरह का दबाव आप लोगों के ऊपर में था? इतना दबाव बनाया गया हमारे ऊपर सरकार के द्वारा। 8 बजने में 10-15 मिनट कम रहा होगा, हमारा खाना लगभग तैयार हो गया था। बना बनाया चावल में पानी डाल दिए, पूरा बर्बाद कर दिए, सारी दुकानों को बंद करवा दिया गया। कई लोगों की स्थिति ऐसी थी कि गांव में घर में खटखटा कर चावल भी मिल गए हैं कि बचा होगा तो दे दो, कुछ खा लेंगे। और बार बार ये लोग लाइट को बंद करते थे और उसके बाद मुझे बुलाकर ये कहा जाता था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतनी सारी लड़कियों को तुम रखे हो और किसी के साथ भी कुछ हुआ तो फिर तुम जानो। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं वो आपके ऊपर किया गया। जो डेटा सरकार देती है उस पे आप कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं होती, तो ये प्रेजेंट कैसे कर देती है सरकार डेटा? अरे झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, क्या बताऊं मैं आपको। कुछ लेकिन बेस होता होगा अगर आप न्यायालय में दे रहे हैं जवाब। वही तो हमको समझ नहीं आया कि न्यायालय कुछ करी क्यों नहीं। न्यायालय को इन्होंने जब डेटा दिया तो न्यायालय बोलती हाँ ठीक है, और तो और दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिए ये लोग शिक्षकों को। कितने स्कूल ऐसे होंगे जो कि आज टीचर्स की पोस्ट से जूझ रहे हैं? 1033 स्कूल ऐसे थे जो शिक्षक विहीन थे, यानी कि जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। 21,000 कुछ करोड़ रुपए का बजट था शिक्षा के लिए जी, वो पैसा कहाँ गया? तो वजह क्या मानते? वजह तो अब इसमें सरकार ही जाने कि सरकार क्यों बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती। तो सरकार तो ये कहती है कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है युक्तिकरण करके। तो युक्ति यानी कि उपाय, उपाय यानी कि जुगाड़। तो सरकार चाहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल जुगाड़ में चले। ऐसी चीजों को ये लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जिसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। जितना शिक्षित समाज होगा उतने ज्यादा शिक्षित हम कह सकते हैं जो भविष्य के निर्माता है वो हो सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षित समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षकों का होना। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो अभी तक अटकी हुई है और इनकी संख्या कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि हम कह सकते हैं जो पद हैं 33,000 शिक्षकों के पद हैं जो कि खाली है। और इन पदों को भरने के लिए आज बड़ी संख्या में जो एक वर्ग है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। इसके पहले भी उन्होंने आंदोलन किया लेकिन उसके बाद नतीजा सिफर रहा। तो आज इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान जी से। दाऊद जी बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। दाऊद जी आप भी पेशे से एक शिक्षक हैं और बीते दिनों राजधानी रायपुर में आप लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। रायपुर के धरना स्थल पर आप लोग बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। सिर्फ क्या 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो ये आप लोगों की डिमांड है या इसके अलावा कुछ और है? देखिए सही मायने में छत्तीसगढ़ में तो 78,000 पद खाली हैं शिक्षकों के, जो डेटा तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में दिया था जी। अब विधानसभा जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां तो कोई झूठ बोलता नहीं है ना। तो ये विधानसभा का डेटा है कि 78,000 पद खाली हैं छत्तीसगढ़ में टोटल शिक्षकों के, और उनमें से 33,000 शिक्षकों पर भर्ती करने का इन्होंने घोषणा किया। वो भी घोषणा किसी चुनावी भाषण के दौरान, किसी रैली के दौरान या किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा भवन में ही किया जी। और इस घोषणा के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती है हम 6 महीने के भीतर कर देंगे। आने वाले शिक्षा सत्र में शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी विधायक ने सवाल किया कि भर्ती कब तक करोगे? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1 साल। तब फिर वहां पर जो विधानसभा स्पीकर है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने कहा 1 साल बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, आप 6 महीने में कीजिए भर्ती। तो जैसे ही ये चीज हमने सुना सभी युवाओं ने और देखा कि अरे 33,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है 6 महीने, वो भी 6 महीने के भीतर, तो अब हमें चूकना नहीं है। क्योंकि हम हालांकि बेरोजगार हैं, अभी पूर्णतः बेरोजगार हैं, 100% बेरोजगार हैं। इससे पहले 100% बेरोजगार नहीं थे। हालांकि सरकारी नौकरी नहीं थी लेकिन हम लोगों के पास रोजगार थी। किसी न किसी स्कूल में कोई पढ़ाता था, किसी कॉलेज में कोई पढ़ाता था, कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करता था। लेकिन जैसे ही हमने ये सूचना सुनी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, सभी कोचिंग क्लासेस पूर्ण हो गए, भर गए, सारे के सारे तैयारी करना शुरू कर दिए कि इस बार हमें चूकना नहीं है। ये एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। और ये फरवरी की बात है जी। फरवरी से लेकर आप देख सकते हैं आज नवंबर भी बीतने वाला है और इस भर्ती का कोई अता पता नहीं। तो वजह क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए उस समय तो शिक्षा मंत्री थे, अब तो फिलहाल सांसद बन चुके हैं और हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि आप लोग सिर्फ
शहरों में शिक्षा नहीं देते, बल्कि ऐसी जगह है जहाँ पर बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के बच्चों को तो सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत होती है। वहाँ तो कोई जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि सभी ने तैयारी की कि शिक्षक बनेंगे और उसके बाद नहीं हो पाए, तो वजह क्या आप मानते हैं? वजह तो अब इसमें सरकार ही जाने कि सरकार क्यों बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती। क्योंकि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो स्तर है नीचे से तीसरे नंबर पर आता है शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, यानी कि इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के हालात है। शिक्षा यहाँ मिल रही है कि यहाँ 10वीं पढ़ने वाला बच्चा इमला नहीं लिख सकता, यानी कि आप जो बोलोगे और उस बच्चे को लिखने के लिए कहोगे तो वो बच्चा 10वीं पढ़ने वाला बच्चा नहीं लिख पा रहा है। यानी कि यहाँ पर शिक्षा जो है वो निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। और सरकार क्यों नहीं करना चाहती, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोट है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शायद यही वजह है कि हमें शिक्षा मिली, अच्छी शिक्षा मिली, और आज इसीलिए हम दहाड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। शायद सरकार ये नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी अपने हक और अधिकार के लिए दहाड़ सके, आवाज उठा सके, शायद इसीलिए वो इन बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती। आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो सरकार तो ये कहती है कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है युक्तिकरण करके। तो ये युक्तिकरण का जो पेच है, क्या वो सुलझा लिया गया है या इसमें कोई संशय की स्थिति अभी बनी है? अब संशय क्या, युक्तिकरण को ये लोग, जो इतना बड़ा हमारे प्रदेश का राज्योत्सव हुआ, राज्योत्सव में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। आपने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर जगह दिखा कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का दिवस मनाया जा रहा है, कहना चाहिए जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ महतारी का ही फोटो नहीं है। ऐसी तो स्थिति थी इस बार राज्योत्सव में। और उस राज्योत्सव में इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड छपवाए थे और कई सारी पुस्तकें छपवाई थी, युक्तिकरण हमारी उपलब्धि। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि युक्तिकरण का मायने क्या होता है। हालांकि 3-4 मायने हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं, हमारा जो बुक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें साफ तौर पे लिखा है युक्तिकरण का मतलब। युक्तिकरण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता छुपाने के लिए तर्क संगत तरीके से समायोजन करे, उसे कहा जाता है युक्तिकरण। यानी कि सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए, कौन सी असफलता, स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है जिसको ये पूरा नहीं कर पा रही है, जिसको पूरा करने में ये असफल हो रही है, उस असफलता को छुपाने के लिए ये युक्तिकरण कह रही है। या एक सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में कहूं तो युक्ति यानी कि उपाय, उपाय यानी कि जुगाड़। तो सरकार चाहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल जुगाड़ में चले, यानी कि जो पोजीशन है हमारा नीचे से तीसरे स्तर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में, वो बरकरार रहे। यहाँ के बच्चों को शिक्षा ना मिले, जैसा हाल है शिक्षा का छत्तीसगढ़ में, वो हाल बने रहे। और ऐसी चीजों को ये लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जिसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं ये लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये इन लोगों का ये एक ट्रेंड बन चुका है। इससे पहले 2015 में इसी युक्तिकरण इन्होंने किया था, और इस युक्तिकरण की आड़ में इन्होंने लगभग 2000 कुछ स्कूलों को बंद किया था। जी। ये एक बहाना रहता है इनका युक्तिकरण। और उसी प्रकार इस बार भी युक्तिकरण की आड़ में 4070 स्कूलों को ये बंद करने वाले हैं। अच्छा। अब मैं इस सरकार से पूछता हूँ, विकास किसे कहेंगे? हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कब मानेंगे? जब नए नए स्कूल खोलेंगे तब मानेंगे, या खुले हुए स्कूलों को आप बंद करोगे तब मानोगे? और उसे भी आप बता रहे हो कि ये हमारी उपलब्धि है। जी। तो ये सरकार का हाल है, और सरकार को चाहिए कि अरे एक साथ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी भर्ती होती है और बहुत ज्यादा पद खाली है। धीरे धीरे करके एक साल में भी अगर आप भर्ती करना चाहें ईमानदारी से, वाकई में अगर आपके मन में है कि मुझे मेरे प्रदेश के बच्चों को शिक्षा देनी है, यहाँ शिक्षा का स्तर सुधारना है, यहाँ पर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप धीरे धीरे करके भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा ही नजर नहीं आ रही है कि वो ऐसा कुछ करना चाहे। और तो और सेटअप में बदलाव कर रहा है। ये जो युक्तिकरण की आड़ में 2008 में एक गंदा कानून लेकर आए, एक सेटअप, यही सेटअप चेंज किए। और सेटअप चेंज करना क्या था, जब 2008 में RTE आया, राइट टू एजुकेशन 2007 में आया, तो उसमें उससे पहले कोई ऐसा नियम नहीं था किसी भी शिक्षा नीति में कि एक कक्षा में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठे एक क्लास में, ठीक है। तो
शिक्षा का अधिकार जब नियम आया तो उन्होंने एक नियम निकाला कि भाई एक कक्षा में 30 बच्चे कम से कम रहने चाहिए और 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक। ये मतलब रेशियो सेट हुआ, अनुपात ये रेशियो सेट हुआ था। ये प्राइमरी स्कूल के लिए। मिडिल स्कूल के लिए 35 या 40 बच्चों के पीछे एक शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 55 या 50 बच्चों के पीछे एक शिक्षक। ये रेशियो सेट किया था आरटीई ने, राइट टू एजुकेशन ने। इसको इन लोगों ने, मैं पुनः कह रहा हूं कि ये रेशियो सेट किया था कक्षा के लिए, एक क्लासरूम के लिए, ना कि पूरे स्कूल के लिए। इस सेटअप को ये लोग लेकर आ गए पूरे स्कूल के लिए, पूरे स्कूल के लिए। अब आपसे मैं पूछता हूं सर कि पहली से 5वीं तक की कक्षा है जी। अब 1 से 5 तक की कक्षा में अगर 2 टीचर रहेंगे तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे? बहुत स्वाभाविक और संभव भी नहीं है। संभव ही नहीं है। और जब ये न्यू है, यही न्यू है, अगर आप बच्चों को, बच्चे पौधे के समान है और जब पौधा आपने जब बीज बोया है तो उसी समय आप उसका जितना अच्छे से रख रखाव करोगे उतना अच्छा वो पेड़ बनेगा जी। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो बीज है। अगर उस समय आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पे भविष्य में बच्चे को वो अच्छी शिक्षा मिलेगी और वो आगे चल के पढ़ाई में और निश्चित तौर पे वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और कम से कम जो शिक्षा है वो शिक्षा उसे अच्छी मिल पाएगी। बिल्कुल। तो ये जो सेटअप है ये 2008 का सेटअप था और उसमें इन्होंने क्या किया, ये क्लासरूम वाले की आड़ में 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक को पूरे स्कूल के लिए लागू कर दिया और एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर और एक प्रधान पाठक का इन्होंने नियम ला दिया जी। और ठीक उसी प्रकार इन्होंने मिडिल स्कूल के लिए भी किया, हाई स्कूल के लिए भी किया और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी किया। अभी जो है, अभी वर्तमान में 2008 का सेटअप अभी तक था और चल रहा है फिलहाल। ये लोग उस सेटअप को चेंज कर रहे हैं। अब 2 बच्चों के पीछे एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर और एक प्रधान पाठक था, उसको हटाकर ये लोग एक टीचर और एक प्रधान पाठक कर। तो आप बताइए 2008 से लेकर 24 तक हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि एक बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता, इमला नहीं लिख पाता और बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता। इतनी खराब स्थिति है क्योंकि 2 शिक्षक रहेगा, 2 शिक्षक रहेंगे तो इतना ध्यान ही नहीं हो पाएगा बच्चों के ऊपर में। हाँ, कितने सारे बच्चे हैं क्योंकि शिक्षक सिर्फ 2 हैं। हाँ। और जैसे कि आप लोगों ने अभी आंदोलन किया था पिछले दिनों रायपुर में, तो आप लोगों ने आंदोलन क्या स्वेच्छा से खत्म कर दिया या किसी तरह का दबाव आप लोगों के ऊपर में था? इतना दबाव बनाया गया हमारे ऊपर सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो 21 सितंबर को हमारा आंदोलन का आगाज हुआ। 21 सितंबर को बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी साथी पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या थी और उस दिन बहुत सारे हमारे साथी उग्र भी हो रहे थे। लेकिन हमारा आंदोलन हमेशा हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, चूंकि हम शिक्षक वर्ग से आते हैं और बाकी पार्टियों की तरह या किसी और वर्ग की तरह हम अपने आप को, सही बात है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो नहीं था जी। तो उस समय हमारे साथ हमारे आंदोलन स्थल में वहाँ पर आए गौरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो आए और उन्होंने सबके सामने और सबके बीच में ये कहा कि मैं आपके बीच आया हूँ, है ना, तो मैं आप लोगों को सीएम साहब से मिलवाऊंगा। ये बात वो वहाँ बोले तो हमें खुशी हुई कि चलो भाई, जब सीएम साहब से मुलाकात हो रही है तो हम अपनी व्यथा सीएम साहब को सुनाएंगे तो हो सकता है। और ये बात कब की है? 21 सितंबर के रात की। अभी पिछला 21 सितंबर हो गया, तो बस अभी 21 सितंबर की रात को। उसके बाद गौरी शंकर श्रीवास जी का फोन लगना वगना सब बंद। अच्छा। वो बात ही नहीं कर रहे थे हमसे, बात भी कर रहे थे तो करवाऊंगा, 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। अब परेशान हम हो रहे थे क्योंकि हमारे जो साथी थे, जितने साथी आए थे आंदोलन में, लगभग 20,000 से ऊपर लोग थे, वो हमें बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भाई आप लोग, आपके कहने पर हम वहां से हटे हैं, नहीं तो हम वहां से हटते नहीं। तो हम फिर बहुत उनको बोले लेकिन वो नहीं करवा पाए। तो कुल मिला के फिर हम डिप्टी सीएम साहब से मिले, गृह मंत्री जो विजय शर्मा जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। गृह मंत्री जी ने भी बड़ा बढ़िया ढांढस बंधाया। उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरा विभाग नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई हमको। और साथ में ये भी बोले कि सीएम साहब से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा 2 दिन के भीतर। 23 तारीख को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा 25 या 26 को मैं मुलाकात करवाता हूँ और साथ में मैं भी बैठूंगा, आप लोग भी बैठना और सीएम साहब भी रहेंगे। आप लोग की मांग जायज है, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो, निश्चित तौर पे आप लोग का काम होना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद वो भी अपनी बातों से मुकर गए, ना तो वो भी फ़ोन उठाना बंद कर दिए। इवन देन उनके जो OSD थे, उनका भी नंबर था, वो भी हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
अब उसके बाद फिर भी हमारा आंदोलन यथावत रहा, जारी रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई और 19 अक्टूबर को हमने पुनः आंदोलन रखा। 19 अक्टूबर के आंदोलन रखने से पहले जैसे जो प्रक्रिया है कि पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है, फॉर्मेलिटी होती है, हाँ, वो सारी चीज़ें हुई। हमें पास किया गया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आचार संहिता लग चुकी है। हमने कहा कि भाई आचार संहिता रायपुर दक्षिण के लिए लगी है और हमारा जो आंदोलन हो रहा है रायपुर ग्रामीण में हो रहा है, तो इस बात को हमने रखा। फिर भी बोले कि नहीं कर सकते, तो हमने कहा सर हम तो करेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे करके हमने आंदोलन किया। अब जब आंदोलन किया तो उसमें एडीएम सर थे, एसडीएम सर थे, एडिशनल एसपी थे और टीआई थे और सीएसपी सर लोग थे, बहुत सारे लोग थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी सारे उपस्थित थे। और उनसे सबसे पहले हमने कहा, जब हमने रोड में बैठे, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सब बैठे हुए थे, सब के सब। हमने कहा सर यहीं पे खाना बनवाते हैं, तो एसडीएम ने कहा नहीं आप यहाँ खाना नहीं बना सकते, आप धरना स्थल में खाना बनवा लीजिए। हमने कहा ठीक है। धरना स्थल में हम खाना बनाने के लिए ले गए, 2 क्विंटल खाना था। खाना बनाने वाले बुलाए थे बाहर से और खाना बनाने वाले खाना बना रहे थे। लगभग रात को 8 बजने में 10-15 मिनट कम रहा होगा, हमारा खाना लगभग तैयार हो गया था। खाना बनाने वाले के पास मैं जब जाके पूछा, बीच बीच में मैं जाता रहता था, तो वो बोले भैया 10 मिनट और लगेगा, 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। मैं फिर वापस जहाँ हम बैठे हुए थे चक्का जाम करके, वहाँ पर मैं वापस आया। उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया कि पुलिस वाले आ रहे हैं, वो बंद करवा दिए हैं गैस वैस को करके। तो मैं फिर तुरंत भागा कि भाई कैसे। तो जब मैं वहाँ गया तो देखता हूँ कि वो लोग तो पानी डाल दिए, बना बनाया चावल में पानी डाल दिए, पूरा बर्बाद कर दिए। और जो खाना बनाने वाले थे उनको ऐसा बोले कि तुम लोग यहाँ से भग जाओ, नहीं तो तुम लोग को गिरफ्तार करूँगा। उनको भगा दिए, वो भाग गए डर के मारे। हमने कहा कि भाई खाने की व्यवस्था तो करनी है। मैंने एसडीएम सर को कहा कि भाई सर आपने ही कहा था कि यहाँ खाना बनाओ। तो बोले नहीं अब मैं नहीं दूंगा बनाने के लिए, अब मैं नहीं दूंगा तुमको बनाने के लिए। इस बीच बातचीत चल ही रही थी कि तूता गाँव के सारी दुकानों को बंद करवा दिया गया। हम एक बिस्किट लेने के लिए भी तरस रहे थे उस गाँव में, और उस गांव के सभी लोगों को मना किया गया कि इन लोग को खाना बनाने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं देनी है। और हमसे ये कहा गया कि पूरी जमीन सरकारी है, तुम यहाँ पर नहीं बना सकते। तब भी हम लोगों ने कोशिश किया और बहुत दूर जाके तूता से माना बस्ती जाकर फिर हम लोगों ने खाना बनाया। लगभग रात के 1 से 1:30 बजे हमारे लोगों ने उसमें खाना सब कितने लोग बाहर से आए होंगे परिवार के साथ? कोई बस्तर से आया था सर, कोई सरगुजा से आया, महिलाएं भी होंगी वहाँ पर, बहुत सारी महिलाएं थी। और बस्तर सरगुजा से आने वाले, अगर 19 अक्टूबर का आंदोलन है तो वो 18 अक्टूबर को निकलेंगे, तब 19 को। सही बात है। वो लोग इतने समय से प्यासे थे। कई लोगों की स्थिति ऐसी थी कि गाँव में घर में खटखटा कर चावल भी मिल गए कि बचा होगा तो दे दो, कुछ खा लेंगे, ऐसी स्थिति थी उस दिन। उसके बाद वो रात, उस रात फिर जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर लाइटों को बार बार बंद किया जा रहा था। कम से कम 700 से 800 महिलाएं थी, लड़कियां थी जो बैठी थी आंदोलन में, और बार बार ये लोग लाइट को बंद करते थे। आधा घंटा पौन घंटा के लिए लाइट को बंद कर देते थे, 5 मिनट के लिए फिर से लाइट को लाते थे। और वही सड़क की लाइट होती है, सड़क की लाइटें जितनी थी डिवाइडर में जो रहती हैं, उन सभी लाइटों को बंद कर देते थे। और उसके बाद मुझे बुलाकर ये कहा जाता था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतनी सारी लड़कियों को तुम रखे हो और किसी के साथ भी कुछ हुआ तो फिर तुम जानो। अब हमने शुरू में ये लगा कि हो सकता है बिजली विभाग से बंद हुआ होगा, लेकिन जब हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइटें स्ट्रीट लाइट में लगी हुई है और हमारे जहां तक हमारे लोग बैठे हैं वहीं तक की लाइटें बंद हो रही है, तो हम समझ गए कि लाइटों को यही बंद करना है। ये सारी चीजें तो हो गई 19 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को रात भर सबके सब जगे हुए थे। हमने एक रूम किराए में लेकर रखा हुआ था, भवन लिया हुआ था। उस भवन में हम सभी के बैग वगैरह थे, लड़कियों के भी, बहुत सारी लड़कियों के बैग वगैरह वहीं रखे हुए थे। हम लोग जब सुबह वहाँ आए तो उस कमरे में, उस भवन में ताला लगा दिया गया। रात भर हम लोग जगे हुए थे और भवन में ताला लगाने के बाद, चलो ताला लगा दिए ठीक है, वहाँ के सरपंच को, सचिव को, गांव वालों को इतना डरा दिए ये लोग कि जिस भवन का शायद हमें किराया बहुत कम देना पड़ता, उस भवन का किराया 55,000 रुपये किराया भवन का, 10,000 रुपये बिजली बिल का और 10 गद्दे
10 गद्दे यूज किए हमने 1 महीने के लिए जी। उन 10 गद्दों का किराया 22,000 रुपये लिया गया। ऐसा इन लोगों ने मतलब हर तरीके से दबाव, साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं वो आपके ऊपर किया गया। हाँ, तो फिर आखिर में आप लोगों ने परेशान होकर आंदोलन खत्म कर दिया अभी। अब हम लोग बेरोजगार हैं सर जी। जहाँ पैसे की बात आती है ना हम लोग पीछे हट जाते हैं। सही बात है। क्योंकि आप लोगों को अभी कोई रोजगार का साधन नहीं, अपनी मांगों को आप लोग अवगत करा रहे हैं। अच्छा, धरना स्थल पे तब व्यक्ति जाता है जब पत्राचार से बात नहीं सुनी जाती, मुलाकातों का दौर असफल होता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? पहले मुलाकातें हुई होंगी, चर्चा हुई होंगी, इसके बाद आप लोग बाध्य हुए धरना करने? फरवरी में जी जैसे ही ये बात हुई लोकसभा चुनाव से पहले, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने जब कहा कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे जी, हम बहुत खुश थे। सारे के सारे तो पूरे कोचिंग में थे, सब पढ़ाई कर रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में भी हमने जब इन्होंने वादा किया कि 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे तो 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीट दे दिया इनको कि चलो भाई हमारे लिए कर रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव भी निकल गया परंतु ये लोग कुछ नहीं किए। तब ऐसा कोई विधायक नहीं होगा, ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा, ऐसा कोई छुटपैया नेता भी नहीं होगा जिसके पास हमारा ज्ञापन न गया। सबके पास हमारा ज्ञापन भी गया, सभी से हम मुलाकात भी किए। कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद पूरे सितंबर माह तक हमने सिर्फ और सिर्फ आवेदन और निवेदन किया। जब इससे बात नहीं बनी और इसके उल्टे जब इन्होंने ये युक्तियुक्तकरण का कानून लेकर आया और ये सेटअप में बदलाव करने का जब इन्होंने नीति लाया, तब हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हमारा क्या होगा। तो आप लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग एक हमको ट्रोल कर दिया गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठगा सा आप लोगों ने महसूस किया? बिल्कुल। और जब हमने ये युक्तियुक्तकरण और ये सेटअप का बात सुना तब पूरे 33 जिलों का हमने दौरा किया। मैं और मेरे साथ हमारे सचिव ललित साहू जी और ये बिलासपुर के संभाग अध्यक्ष विश्राम साहू, हेमंत साहू और मैम लोग भी थे, दिव्या थी और यामिनी मैम थी। ऐसे बहुत सारे लोग, हालांकि हर जगह सब लोग तो नहीं गए। जैसे मैं और ललित हम तो कंपलसरी थे क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ और वो सचिव है। तो पूरे 33 जिलों का हमने दौरा किया हमारे साथियों को जगाने के लिए कि ये चीज़ें सरकार कर रही है, क्योंकि आम लोगों को इसका जानकारी नहीं रहता। आज युक्तियुक्तकरण करके सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है ना, तो आम आदमी जो उसको देखेंगे ना उनको लगेगा अरे वाह सरकार अच्छा काम कर रही है, युक्तियुक्तकरण कर रही है, ये सोचेंगे। लेकिन वो उसकी परिभाषा कोई नहीं समझ पा रहा है। एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं इसको कोई नहीं समझ पाता। हमारे ही लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए हमने 33 जिलों का दौरा किया और आज उसका परिणाम है कि उस दौरे की बदौलत आज प्रत्येक जिले में हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के दिन, जिस दिन शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, उस दिन हमारे सभी साथी प्रत्येक जिले से रैली निकाले थे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे पूरे 33 जिले के साथ। इतना बड़ा कार्यक्रम की कि सरकार कहीं से सुन तो ले। और हम लोग ये भी नहीं कहते एक चीज, और मैं आपको एक बात एकदम स्पष्ट कह देता हूँ, सरकार कहती है वित्तीय समस्या है, तो हम लोग सरकार से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अभी भर्ती निकालो, अभी एग्जाम लो, अभी हमको ज्वाइन करो। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, हम इससे पहले 3 भर्तियां देख चुके हैं, 2 भर्तियां देख चुके हैं। 2019 में 14,500 से शिक्षकों की भर्ती आई, उसके लिए भी हमने मेहनत किया था, आंदोलन किया था, वो भर्ती आई। वो भर्ती कंप्लीट हुई 2022 में। 3 साल लग गए। 3 साल लग गए। 2023 में भर्ती आई, 2023 की भर्ती आज 2024 कंप्लीट होने वाला है, वो भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 1 साल से ऊपर वो उस भर्ती को हो गया। तो हमें पता है कि यहाँ भर्तियाँ निकलती है तो कम से कम 1.5-2 साल तो प्रोसेस में ही लगता है। तो और सरकार से हम ये भी नहीं कह रहे कि अभी तुरंत निकालो। हम जो वादा किया था इन्होंने, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने, उनका एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा बात बोला था उन्होंने, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। और जब पहला विधानसभा सत्र हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहला विधानसभा सत्र हुआ और जब बजट पेश किया हमारे युवा मंत्री जी ने, डिजिटल बजट जो था, हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल विधानसभा में एक कोट कहा जो नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को या किसी राज्य को बर्बाद करना हो ना तो गोला बारूद या मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर किसी देश को या राज्य को बर्बाद करना हो तो गोला बारूद या मिसाइल की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा वहां की शिक्षा व्यवस्था खराब कर दो, वो देश वो राज्य स्वमेव बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत कहकर चिंतन का उन्होंने विषय है। अपना अभिभाषण शुरू किया था। और आप देख सकते हैं कि उनके ही राज्य में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का क्या हाल है। आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे हमने सोचा है कि हमारी सोच ये है कि रायपुर जो है वो केंद्र हो जाता है। जी जी। और एक सिंपल और सीधा बात यह है कि जब लकड़ियां एक साथ हो, इकट्ठी हो, इकट्ठे में हो, तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो हमने सोचा है कि इनको अलग अलग किया जाए। यानी कि हम जैसे मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं भर्ती नहीं आने के पीछे का कारण, तो हमें लगता है कि हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय ओपी चौधरी जी और हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी, जिनका सुशासन चल रहा है, कि कौन सा शासन चल रहा है ये तो भाई लोग ही बताएंगे। तो हमने सोचा है कि आगामी 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 नवंबर को हम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के घर में, यानी कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में, रायगढ़ में हम आंदोलन करेंगे। उनको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ के जो युवा है ना, वो अब चुप रहने वाले नहीं है। हमने सोच लिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आखिरी दम तक, हमारे सांसों में जब तक ताकत है, हम में जब तक दम है, हम लड़ते रहेंगे। जब तक ये भर्ती नहीं आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के युवा लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक जारी रहेगी। अभी आगामी हमने सोचा है 18 और 19 तारीख को हम रायगढ़ में जाएंगे। अगर रायगढ़ में भी बात नहीं बनी तो हम सीएम विष्णुदेव साय के गृहग्राम में जाएंगे और बगिया में भी आंदोलन करेंगे। और इनको पूरी तरह से, जो इनके वोटर्स है ना, प्रत्येक वोटर्स को बताएंगे कि ये किस तरह से जो भारतीय जुमला पार्टी है क्या कहकर वोट मांगती है, और जब सत्ता में आती है तो फिर ये क्या दिखाती है। तो बड़े आंदोलन की रणनीति। हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ तक कि जो विजय बघेल जी हैं, जो सांसद हैं, जी जी, कुछ दिन पहले उनका एक वो आया था कि भाई सरकार ध्यान दे, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये विस्फोट होगा तो मैं भी इनके साथ रहूंगा। ये सब बातें उन्होंने कही थी। जब हम लोग गए उनके पास, सर ये घोषणा हुई 35,000 शिक्षकों की भर्ती की, कब आ रही है भर्ती, तो उनका कहना था कि घोषणाएं तो होती रहती है। इसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जी, काफ़ी सारे चैनल्स ने भी इसे प्रकाशित किया था। तो अब ऐसा है कि जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे तो आप लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन रास्ता क्या निकाला जा सकता है? हम तो यही कह रहे हैं कि आपके पास वित्तीय समस्या है ना जी, तो हम तो अभी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन तब तक करेंगे क्या? फिर हम उनसे कह रहे हैं कि आप कब निकालोगे भर्ती, ये बता दो। कोई डेडलाइन दे दें, एक डेडलाइन दे दे, एक कैलेंडर बता दे कि भैया शिक्षकों की भर्ती हम जनवरी 2025 में लाएंगे, इसका एग्जाम हम जुलाई में लेंगे, इसका रिजल्ट हम दिसंबर में देंगे, इसकी भर्ती 2026 में करेंगे, तब भी हम तैयार हैं। हम इतने दिन तक ना पढ़ाई कर लेंगे, इतने दिन सहा है ना, 1 साल और सह लेंगे, लेकिन हमें क्लियर रहे, हमें पता रहे, पता तो चले कि इतने 1000 शिक्षकों की भर्ती आ रही है, हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन ताऊ जी, जैसे कि सभी पढ़े लिखे हैं और सबको परिवार भी चलाना है, भर्ती कब होगी ना जाने क्या, तब तक क्या आप लोगों ने अपने लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखी है? अभी फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था, जो वैकल्पिक व्यवस्था थी वो छोड़ चुके हैं हम लोग। अब अभी तो बीच मझधार में है। अभी अगर किसी स्कूल में जाएंगे कि मुझे पढ़ाना है तो वो कहाँ से रखेगा, क्योंकि हम जहाँ छोड़े हैं वहाँ कोई ना कोई आ गया होगा। सही बात। और या तो किसी प्राइवेट कंपनी में जहाँ काम करते थे वहाँ अचानक जाएंगे कि मुझे रख लो करके, तो वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका कुछ भरोसा भी नहीं है। पता चला कि कल ज्वाइनिंग किए किसी नौकरी के लिए किसी कंपनी में, और कुछ दिन में ये फिर नोटिफिकेशन ला दिया, फिर उस उम्मीद आ गई, फिर एक ट्रैक मतलब मिल जाए तो उसको फॉलो करते रहे कम से कम। हाँ। तो ये बड़ी बात है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनका मॉडल आंसर भी जारी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, क्या शासन प्रशासन के बीच किसी तरह के तालमेल की कमी हो जा रही है? इसमें क्या तालमेल कहेंगे आप, कि व्यापम जो एक संस्था है, वो संस्था सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेने के लिए जी, सिर्फ और सिर्फ किसी भर्ती को करना है तो उस भर्ती प्रक्रिया में जो मुख्य है परीक्षा, वो परीक्षा लेने का काम करती है और रिजल्ट देती है। अब वो सेट का एग्जाम जुलाई में हुआ है, उसका अभी तक न तो ये मॉडल आंसर दे पाए हैं, मॉडल आंसर ही नहीं दे पाए हैं, तो रिजल्ट तो फिर आप भूल जाइए। तो इसमें सरकार अगर संज्ञान नहीं ले रही तो ये अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? व्यापम जो इतनी बड़ी संस्था बनी हुई है, एक बहुत बड़ा व्यापम है जो सिर्फ और सिर्फ भर्ती होती है, लगभग हजारों कर्मचारी काम कर रहे होंगे, तो वो कर्मचारी को बैठे बैठे क्यों पगार दे रही है गवर्नमेंट, जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं? जुलाई में एग्जाम लेने के बाद आज तक उसका मॉडल आंसर जारी नहीं कर पाए, मतलब सुस्त चुपचाप बैठी हुई है।
और इसके अलावा 10 इतने दिनों तक न तो कोई भर्ती आ रही है, न कुछ हो रहा है। जी, न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लिया था पूरे विषय को लेकर। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। आपको उसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये शिक्षकों की जो कमी है ना, उस पर सिर्फ ये डीएड संगठन या हम युवा नहीं लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, चाहे राजनांदगांव जिला हो, चाहे महासमुंद जिला हो, मुंगेली जिला हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, प्रत्येक जगह के स्कूलों के बच्चे सड़कों पर उतर गए हैं। बच्चे सड़कों पर उतर गए हैं कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एक बच्ची तो इतना रो डाली, वो बिलक बिलक के रोई है। उसने कहा कि भाई 11वीं हम जैसे तैसे निकाल लिए बिना शिक्षक के, लेकिन 12वीं कक्षा है, हमारा बोर्ड है, हमें शिक्षक तो दो। तो ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं शिक्षकों के लिए, तब भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। चलो बच्चों का नहीं समझ में आया, आपकी जनता है, आपने अपनी जनता को भूल गए आप, लेकिन न्यायालय जी, माननीय उच्च न्यायालय, कम से कम इनका तो गुरेज करें आप, इनसे तो डरे, इनकी बातों को तो माने। स्वतः संज्ञान लिया है न्यायालय ने कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी है, आप इस कमी को दूर करें जी। ये कहा गया। और फिर 1 या 1.5 महीने बाद उसकी सुनवाई थी, अभी 5 तारीख को जी, 5 तारीख को उसकी सुनवाई थी। तो पता नहीं वो एक मीम्स आता है ना, वक्त बदल गया, हालात बदल गया, बिल्कुल ऐसी स्थिति थी न्यायालय में, ऐसी ही स्थिति थी। जो न्यायालय सरकार से कह रही थी कि आप भर्ती करो, तो सरकार ने कहा कि हमने भर्ती की। 2019 में 14,580 शिक्षक भर्ती की, 2023 में 12,489 शिक्षक भर्ती की। डेटा भी सरकार ने दिया था। हाँ, ये डेटा न्यायालय को दे रहा है। हाँ। अब ये भर्तियां जो हुई है वो तो भूतकालिक भर्तियां हैं, कांग्रेस की सरकार ने ली थी, और उसमें भी 12,489 में अभी 6,000 पद में भर्ती हुई नहीं है। वो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। आपने क्या किया? आपसे वर्तमान की जो स्थिति, मैं उस पर फिर से आता हूँ उस पॉइंट पे, जो डेटा सरकार देती है उस पे आप कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं होती, तो ये प्रेजेंट कैसे कर देती है सरकार डेटा? अरे झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, क्या बताऊं मैं आपको। कुछ लेकिन बेस होता होगा, अगर आप न्यायालय में दे रहे हैं जवाब तो उसका कुछ ऑथेंटिकेशन प्रूफ भी होना चाहिए। वही तो हमको समझ नहीं आया कि न्यायालय कुछ करी क्यों नहीं। न्यायालय को इन्होंने जब डेटा दिया तो न्यायालय बोलती हाँ ठीक है, कमी नहीं है शिक्षकों की। और तो और दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिए ये लोग शिक्षकों को, दिहाड़ी मजदूर। प्रत्येक जिलों में विज्ञापन निकाल रहे हैं कि आइए और पढ़ाई, आप जितने दिन पढ़ाओगे हम उतने दिन आपको पैसा देंगे। भाई ये सब करने के बजाय जब वैकेंसी खाली है आप भर्ती निकाल दो ना। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऐसे तो शिक्षक वहां मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना हीरे, स्किल्ड टीचर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो हीरा है वो आपको, देखो सरकार ही ने बीएड करवाया, डीएड करवाया, हाँ अनिवार्यता की है ना, अनिवार्यता की। हमने बीएड किया, डीएड किया, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा ली, उसमें भी पास आउट हुए टेट में। अब भाई सरकार को अब भर्तियां भी निकालनी चाहिए। और हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 5 शिक्षकों की जरूरत है तो वहाँ 50 रखो या 6 रखो या 7 रखो। भाई खाली है तब बोल रहे हैं, उसको गैप को फिल कर दो। हाँ, और हम अपने भविष्य के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन खाना खा के वापस आ जाते हैं। जैसे सरकार ने, पिछली सरकार ने हम देखा था आत्मानंद स्कूल उन्होंने खोले, पीएम श्री स्कूल संचालित है, इनकी जो पूरी संख्या है सरकारी स्कूलों की वो 55,000 कुछ बताई जाती है। तो एक अनुमान अगर हम देखें तो कितने स्कूल ऐसे होंगे जो कि आज टीचर्स की पोस्ट से जूझ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं लेकिन टीचर्स नहीं जा रहे हैं? एक डेटा जब ये निकाला था उस समय 1033 स्कूल ऐसे थे जो शिक्षक विहीन थे, यानी कि जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, और 5,070 स्कूलों में केवल एक शिक्षक जी, केवल एक शिक्षक, और 55,936 स्कूलों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो कोई जो पीटीआई है ना, जो पीटीआई है, जो व्यायाम शिक्षक है, वो बच्चों को सामाजिक विज्ञान और हिंदी पढ़ा रहे हैं, जबकि उस विषय का टीचर ही नहीं है, उस विषय का, उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है। और ये लोग इतना थूक पालिश करके, मतलब जुगाड़ में चलाकर ये लोग कहते हैं कि हमें अच्छी गुणवत्ता मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। ये लोग सिर्फ कागज में ना, अब देखिए 21,000 कुछ करोड़ रुपए का बजट था शिक्षा के लिए जी। जब बजट आया वो पैसा कहाँ गया भाई, क्या किया? 21,000 करोड़ रुपए। और जबकि ये भर्ती करते ना जी,
33,000 जो भर्ती का इन्होंने कहा था, उस 33,000 शिक्षक भर्ती में महज 1600 करोड़ रुपए का खर्च, सिर्फ 1600 करोड़। न्यायालय का भी वही हाल है जी। मतलब समझ नहीं आता कि न्यायालय किसी चीज के लिए खुद संज्ञान लेती है, स्वयं संज्ञान लेती है कि भाई यहाँ शिक्षकों की कमी है, आप पूरा कीजिए, और डेटा पुराना दिया जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट शांत हो जाती है, ठीक है शिक्षकों की कमी नहीं है बोलते हैं। समझ नहीं आता। तो अब ऐसा है कि 18 और 19 को एक बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे, 2 दिन का ये रायगढ़ में आप लोगों का आंदोलन होगा। 18 और 19 को एक बड़ा आंदोलन होगा रायगढ़ में, और अगर इसके बावजूद सरकार नहीं समझी, कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है हमारी भर्ती के लिए, तो फिर जी आगे भविष्य में हम बगिया तक भी जाएंगे और सीएम साहब के जो विधानसभा क्षेत्र है, तो उनके वोटर्स को भी हम बताएंगे कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है और ये क्या दिखाते हैं और क्या है इनके अंदर आखिर। ये सारी चीज़ें हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, और बहुत जल्द ही युक्तिकरण का जो खेल ये लोग कर रहे हैं ना, उसको इतनी आसानी से समझाने के लिए हम कुछ वीडियोस भी बनाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि रियल में ये युक्तिकरण है क्या। दाऊ जी, जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की अक्सर बात होती है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो रेशो है या परसेंटेज है वो कितना अभी तक आप लोगों ने देखा है? छत्तीसगढ़ में ड्रॉप आउट के जो परसेंटेज हैं वो 60 से 65% है, यानी कि 65% बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 65% बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। तो ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में। साथ ही साथ ये लोग जो कहते हैं ना स्कूलों में बच्चे नहीं आते, भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आएंगे अगर सरकारी स्कूल सही रहे। स्वामी आत्मानंद तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए जब निकलता है जी। कि बच्चों के लिए आवेदन मंगाया जाता है, तो इतने आवेदन आते हैं कि छांटना पड़ता है, बच्चों को निकालना पड़ता है कि बस इतना सीट है हमारे पास और इतने ही रहेंगे। तो भाई जब स्वामी आत्मानंद में मारामारी है तो बाकी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं रहेगी मारामारी? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी चीज ही चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, कॉलेज सरकारी चाहिए, तो स्कूल में क्यों प्राइवेट में जाएगा? इसके लिए इसका कारण मुख्य रूप से सरकार है। जैसा सेटअप, जैसे शिक्षक उसने आत्मानंद स्कूलों में बनाकर रखा है, उसके सेटअप में प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर यानी 5 टीचर, एक प्रधान पाठक यानी एक प्रधान पाठक, एकदम परफेक्ट सेटअप बना हुआ है। वही सेटअप आप तमाम प्राइमरी स्कूल में करो, तमाम मिडिल स्कूल्स में, तमाम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में आप कीजिए ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, यहाँ 50% से 70% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना वो स्वयं बंद हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कूल में ये सही तरीके से शिक्षकों के सेटअप रखेंगे। भाई बच्चों को जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, पालक जब देखेगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो वो निश्चित तौर पे सरकारी स्कूलों में ही भेजेगा। बार बार ये कहा जाता है कि सरकारी जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। मैं पढ़ा था, मैं जब पढ़ रहा था, मैंने स्वयं देखा है, जब हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे या मिडिल स्कूलों में पढ़ते थे, तो उन्हीं जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे ना, उनके बच्चे हमारे साथ ही पढ़ते थे, या हमसे जूनियर रहते थे या हमसे सीनियर रहते थे, तो वो पढ़ाते थे। अभी के क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपने उन स्कूलों को वैसा स्कूल रखा नहीं है। आप सरकारी स्कूल में पहले 5, एक प्राइमरी स्कूल की मैं बात करता हूँ, 5 टीचर और एक प्रधान पाठक एकदम कंपलसरी रहते थे। आपने वो सेटअप को चेंज कर दिया है। तो भाई कौन पालक चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए जाए और बिना शिक्षा के वापस आ जाए? तो ये हालात स्वयं सरकार ने बिगाड़ा है। सरकार चाहे भाई अगर आपने कोई दुकान खोली है, आपका दुकान अगर नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप उस दुकान को चमकाने के लिए, उसमें ग्राहक आए करके लिए नया नया जतन करोगे, कोशिश करोगे, है ना? कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे दुकान में आए। तो भाई तो भाई सरकारी स्कूल तो सरकार के हैं, तो ये सरकार को करना चाहिए कि जब उनके स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे तो ऐसा क्या कोशिश करे सरकार, क्या करे, क्या जतन करे। और कोई जतन करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य चीज है शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी को फुलफिल करे, दूर करे। ये एक मैं गारंटी वारंटी तो हम दे नहीं सकते, हम कोई नेता नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ सर कि अगर शिक्षकों की कमी पूरी हो जाए तो फिर से लहलहा उठेंगे सरकारी स्कूल। बिल्कुल। और जैसे कहा भी गया कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की जीवंत संपदा होते हैं, किसी दार्शनिक का एक कोट इस समय मुझे याद आता है जी। और हम कह सकते हैं कि इस जीवन संपदा की जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक इनका भविष्य कैसे मजबूत होगा। आज जो बच्चा 10 साल का है
2047 के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात हमेशा कही जाती है। तो जब विकसित भारत के जो बच्चे हैं, जो कि नींव है इस समय हमारे देश की, प्रदेश की, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मायने रखती है और शिक्षकों की कमी से वो स्ट्रेंथ कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। बहुत ही संवेदनशील विषय, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल देखना होगा कि 18 और 19 तारीख का जो आप लोगों का आंदोलन होगा, उसके बाद क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका आता है।